आप उनके साथ अन्याय करते हैं और उसके बाद आप अपेक्षा रखते हैं कि शांति से इस अन्याय को तमाम अभ्यर्थी स्वीकार कर लेंगे और इस पे अपनी आवाज तक नहीं उठाएंगे। और जब अपने हक अधिकार को लेकर वो लोग सड़क पर उतरते हैं तो उनके ऊपर आप लाठी चलाते हैं। भाई इतना अहंकार शोभा नहीं देता इस सरकार को, और अहंकार गुरूर बड़ों बड़ों का नहीं टिका। मुख्यमंत्री जी आप खुद अपना कितना नुकसान कर रहे हैं इस बात का इनको एहसास भी नहीं। शिक्षकों को हमारे संस्कार हमारी संस्कृति में भगवान से बढ़कर दर्जा दिया गया। एक तरफ गुरु खड़े हो दूसरी तरफ भगवान खड़े हो, तो हमारे संस्कारों में सिखाया जाता है कि भैया जाके अपने गुरु के चरण छूओ पहले, और उन्हीं शिक्षकों के ऊपर आप लाठी चलाने का काम कर रहे हैं। जो बिहार के भविष्य को बनाने वाले लोग हैं उनको किस तरीके से मानसिक प्रताड़ना देने का काम कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से इनकी तमाम मांगों का जहां एक तरफ समर्थन करती है, वहीं पुनः इस सरकार से आग्रह करती है कि अपनी नीति पे पुनः विचार करें और जिस उचित मांगों के साथ ये तमाम अभ्यर्थी आज सड़क पर हैं उनकी मांगों को सुना जाए और उस पर पुनः विचार करके उसमें तमाम संभावित संशोधन किए जाए। भाई डोमिसाइल नीति हर राज्य अपनाता है, भाई हर राज्य अपनाता है। आप अपने राज्य के लोगों को आप सुविधा दे नहीं सकते, आप दूसरे राज्यों की का समाधान करने आप निकले। कहाँ की सोच है भाई? जो मुख्यमंत्री अपने प्रदेश को नहीं सुधार पाते, आज एक बरसात हुई नहीं, प्रदेश के हालात देख लीजिए। ये जा रहे हैं देश को सुधारने, ये जा रहे हैं हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सामने अपना चेहरा बनने के। कौन सी बिहार का मॉडल लेकर ये जाएंगे? बार बार हम कहते हैं भैया जब मौजूदा प्रधानमंत्री जब 2013 में जब एनडीए के प्रधानमंत्री पद के दावेदार वो बने तो उस वक्त वो एक गुजरात का मॉडल लेकर आए। सही गलत डिबेटेबल, उसमें आप बहस कर सकते हैं कि वो मॉडल कितना सही था कितना गलत था, उस पर बहस की जा सकती है, पर कम से कम वो एक मॉडल तो लेकर आए। क्या है मेरे मुख्यमंत्री के पास, बताए ना मॉडल के। विपक्ष के तमाम नेता यहाँ पर आए अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। उन तमाम विपक्षी दल के नेताओं से मैं आग्रह करूंगा कि पूछे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से सवाल कि भैया आपके 18 साल के शासन के बाद भी क्यों आपके प्रदेश के लोग हमारे प्रदेश में आते हैं? महाराष्ट्र से लोग आए थे ना, बंगाल से लोग आए थे ना, दिल्ली से लोग आए थे ना। पूछे ना वो लोग कि क्यों आपके प्रदेश के लोग हमारे प्रदेश में आते हैं रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए। क्यों 18 साल से आपके मुख्यमंत्री होने के बाद भी आपके प्रदेश का पलायन नहीं रुकता? क्यों आपके प्रदेश में आईटी जॉब, आईटी सेक्टर नहीं लगते? क्यों आपके प्रदेश में कारखाने नहीं खुलते? क्यों ये सवाल नहीं पूछते दूसरे दल के नेता? बिहार में आके बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर वो लोग देख कर गए हैं। क्यों नहीं वो सवाल पूछते मुख्यमंत्री जी से कि आप देश का नेतृत्व करने का आप सपना देख रहे हैं, पर क्या लेकर जाएंगे आप जनता के बीच में? क्या अपराध का मॉडल लेकर जाएंगे या बेरोजगारी का मॉडल लेकर जाएंगे या भ्रष्टाचार का मॉडल लेकर जाएंगे? बिहार में आज की तारीख में बता दीजिए, बिहार का शायद ही कोई एक ऐसा गांव होगा जहां पे बिना घूस दिए कोई काम होता हो। सड़कों के हालात जो एक बारिश में सड़कें गड्ढों में बदल जाती हैं, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है भाई? क्या है ये? एक बरसात होती नहीं कि आपके तटबंध टूट जाते हैं, कटाव के माध्यम से पानी गांव-गांव घर-घर में घुस जाता है। क्यों? साल दर साल जब हजारों करोड़ रुपए तटबंध निर्माण पे जब खर्च किए जाते हैं तो क्यों इतने कमजोर तटबंध बनते हैं कि भैया एक बरसात में टूट जाते हैं? क्यों सड़कें ऐसी बनती हैं कि एक बरसात में गड्ढे में बदल जाती हैं? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ये नहीं दिख रहा है। डर से कि उनके विधायक ना भाग जाए, विधायकों के साथ 1-to-1 बैठक कर रहे हैं। क्या उनके विधायक उनको जाकर बताते नहीं है कि कितना विरोध होता है उन लोगों का? क्या उनके सांसद उनको बताते नहीं है कि जब वो अपने क्षेत्र में जाते हैं तो कितना विरोध उन लोगों को झेलना पड़ता है जनता का? आज की तारीख में कोई एक मंत्री सड़क पर दिखा दे बरसात में जो जाए जनता के बीच में? मुख्यमंत्री ने खुद ने कभी सोचा कि भैया हम जाकर देखें कि किस हालात में बिहारी आज की तारीख में जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं? और 18 साल से यही तस्वीर है भैया। वो दिन दूर नहीं, बहुत जल्दी सरकारी हेलीकॉप्टर भी निकलेगा मुख्यमंत्री जी का, हवाई निरीक्षण में जाएंगे ये और बोलेंगे अच्छा बिहार में बाढ़ आई। ये साल दर साल की तस्वीर है भैया। क्या समाधान है मुख्यमंत्री का?
अगर आज की तारीख में बिहार को बचाना है, बिहार को विकसित राज्य बनाना है, बाकी राज्यों की श्रेणी में बराबरी पे लाके खड़ा करना है, तो उसका एक ही समाधान है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार की सत्ता से हटे। और यह आह्वान पुनः आप सबके माध्यम से मैं बिहार की जनता से मैं करता हूं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से बिहार के गांव-गांव में हम लोग जाने का काम कर रहे हैं। कल पुनः मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में हम लोग का एक बड़ा कार्यक्रम है, वहां जाकर पुनः शंखनाद होगा। मुख्यमंत्री जी अपना गृह जिला वहीं पर किस तरीके से उनका विरोध होता है, उनके हर कार्यक्रम में हम लोगों ने साबित करके दिखाया। और हाथ कंगन को आरसी क्या, कल के कार्यक्रम में आप सब लोग फिर देखिएगा, जो एक जन सैलाब मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में खुद उनकी नीतियों के खिलाफ खड़ा होगा। तो जो मुख्यमंत्री आज अहंकार में है, उनको ये समझने की जरूरत है कि अहंकार से सत्ता नहीं चलती, सत्ता जन समर्थन से चलती है। और जन समर्थन तब मिलता है जब आप जनता के सरोकार की बातें करते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि कम से कम हमारे छात्र, हमारे शिक्षक जो बिहार का भविष्य है, उनके उज्जवल भविष्य की मुख्यमंत्री जी चिंता करेंगे और उनके हितों में आने वाले समय में मुख्यमंत्री हर संभावित संशोधन अपनी नीतियों में करेंगे, ताकि बिहारियों का सम्मान बचा रहे। बिहारियों को अपमानित करने का काम जो उनके मंत्री करते हैं वो गलत है। आपके संपर्क में जेडीयू के विधायक भी हैं क्या? कह रहे हैं वहाँ बागलनाथ की स्थिति है। भाई क्यों नहीं है? कौन है इनसे संतुष्ट, बताए ना मुझे। क्या इनके विधायकों को जन आक्रोश का सामना नहीं करना पड़ता? क्या इनके सांसदों को जन आक्रोश का सामना नहीं करना पड़ता? भाई ये बात ईमानदारी से मुझे बताइए। आप सब पत्रकारिता के क्षेत्र से आप लोग आते हैं, जनता के बीच आप लोग भी उतना ही रहते हैं। क्या आप लोग को इस बात का अनुभव नहीं होता कि लोगों में कितना आक्रोश, और ये आक्रोश शब्द बहुत बड़ा शब्द है भैया, नाराजगी होती है, एंटी इनकम्बेंसी होती है, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लेकर आक्रोश है भाई। और इस आक्रोश का सामना इन्हीं लोगों को करना पड़ता है जो क्षेत्र में रहते हैं। मुख्यमंत्री तो कहीं जाते नहीं। और आखिरी बार हमारे मुख्यमंत्री ने कब चुनाव लड़ा, संभवतः हमारी पीढ़ी को तो अब याद भी नहीं होगा। 20-22 साल हो गए उनको पिछला चुनाव लड़े हुए। तो जनता के बीच जो व्यक्ति जाता नहीं, ना वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, ना वो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, तो उनको क्या पता। रैली में जाते हैं, इतना बड़ा वो डी बनाते हैं कि जनता की आवाज़ उन तक नहीं पहुंचेगी। और कुछ विरोध के झंडे या विरोध के बैनर्स अगर उनको दिखाई देते हैं तो मन से उनको डांट कर भगा दिया जाता है। भाई आने वाले समय में सब पता चल जाएगा। पहले तेजस्वी यादव ने 10 लाख का दावा किया था रोजगार में नौकरी देने की, जेडीयू ने 10 लाख और अतिरिक्त कहा। 20 लाख रोजगार को लेकर 13 तारीख को भाजपा विधानमंडल का घेराव करेगी। आप लोगों का क्या स्टैंड है? भाई बिल्कुल सही बात है, जवाबदेही तो बनती है ना। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कोई बोली चल रही है, तुम 10 लाख तो हम 20 लाख बोलेंगे। ऐसे ही ना बोले थे मुख्यमंत्री जी? कैसे बोले थे वो वीडियो निकाल कर सुनिए। 10 लाख क्या, हम 20 लाख दे देंगे। 20,000 दिए। जो बहाली पिछले 3 साल से निकाल कर रखे हुए हैं, कितना 3 लाख के करीब का है, उसको पूरा कर पाए हैं ये लोग। तो सिर्फ ये झूठे वादे हैं। और जनता को कितना भ्रमित कीजिएगा भैया, कांच की हांडी कितनी बार चढ़ेगी, कितनी बार लोग आपके बहकावे में आएंगे। इस बार बिहार की जनता कम से कम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बहकावे में पिछली बार भी नहीं आई थी भाई। वो तो भाजपा की कृपा पे मुख्यमंत्री बन गए थे और आज राजद की कृपा पे बने हुए हैं। अपने सामर्थ्य पे ये मुख्यमंत्री बने हैं क्या? या आज तक कभी बने हैं मुख्यमंत्री अपने सामर्थ्य पर? कभी इसका सहारा, कभी उसकी बैसाखी, उसी के आधार पर ये मुख्यमंत्री बनते रहे। तो जनता ने तो 2020 में भी इनको नकार दिया था। सड़क पे उतरेंगे आप लोग बेरोजगार को लेकर? भाई क्यों नहीं उतरेंगे? और सड़क में आज की तारीख में हम लोग के अलावा है कौन भाई? पर आप लोग दिखे नहीं इधर, कुछ नहीं, सड़क पे नहीं दिखे भाई आज की तारीख। भाई सड़क पे उतरने का मतलब रवि सिर्फ यही नहीं होता ना कि आप जाएं, धरना प्रदर्शन करें। हंगामा ही अगर खड़ा करना है तो रोज हम लोग कर सकते हैं, पर जनता के बीच में सही में रहना जरूरी है, गांव-गांव जाना जरूरी है। कल नालंदा का कार्यक्रम है, 8 तारीख को हम लोग का नवादा का कार्यक्रम है, उसके बाद 4 तारीख को हम लोग का सिवान का कार्यक्रम है, 5 को हम लोग का हाजीपुर का कार्यक्रम है। ज़रूरी है बिहार के गांव-गांव तक जाना। मुख्यालय में अगर रहकर अगर सिर्फ धरना प्रदर्शन करके फोटोआ भी करना है तो वो तो रोज़ किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, वो भी करने की ज़रूरत है। सरकार पे दबाव
उनकी जवाबदेही तभी बनेगी। छात्रों को आज बहुत पीट करके भगा दिया गया है। इनके खिलाफ जो भी आवाज उठाइए, पहली बार हम लोग तस्वीरें देख रहे हैं क्या? निरंतरता में जिसने, और इसमें आप जाति समाज सबको आप ले लीजिए, पासी समाज के लोग उतरे थे ना सड़कों पे, उनको किस तरीके से पीटा गया, छात्रों को किस तरीके से पीटा जाता है। तो कौन सा ऐसा वर्ग है, कौन सी ऐसी जमात है, या फॉर दैट मैटर कौन सा ऐसा जात है जो अपने हक अधिकारों के लिए सड़क पर उतरता है और उन पे लाठियां चलाने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ना किया। एक सवाल है, 13 तारीख को बैठक है बेंगलुरु में और 10 से 14 तारीख तक विधानमंडल का सत्र है। क्या लगता है जो नेता हैं जो अगर जाएंगे तो बाधित नहीं होगा सदन? भाई मुझे नहीं पता, बार बार इनकी डेट आगे पीछे, इनका वेन्यू भी आगे पीछे हो रहा है। जो पिछली जानकारी बिहार की बैठक से मिली थी, संभवतः शायद वो हिमाचल की थी, अगर मेरी जानकारी सही है। अब उसके बाद अब कहाँ अगली बैठक हो रही है, नहीं हो रही है, और वो उसी तारीख पे होती है नहीं होती है। बट हाँ, जब सत्र चलता है, मैं इस बात का पक्षधर ज़रूर हूँ, प्राथमिकता सत्र को दी जानी चाहिए। और ख़ास तौर पर जब बड़े नेताओं की उपस्थिति दूसरे राज्यों में अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर हो, ऐसे में प्राथमिकता बिहार और बिहारियों को दी जानी चाहिए। और उसके लिए सत्र में रहना, उन बड़े नेताओं का, जनता की बातों को सुनना, विभिन्न पार्टियों से प्रतिनिधित्व जनता का कर रहे विधायकों की बातों को सुनना ज़्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए। चिराग जी, आप केंद्र में मंत्री कब बनेंगे? सभी को इंतजार है। भाई इस बात से ना बिहार को फ़र्क पड़ता है, ना बिहारियों को फ़र्क पड़ता है। टू बी ऑनेस्ट, ना मुझे फ़र्क पड़ता है कि मैं मंत्री बन रहा हूँ कि मैं मंत्री नहीं बन रहा हूँ। मेरे लिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मायने रखता है, और मैं सिर्फ उसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, ये जानकारी आप दे रहे हैं मुझे। एक आखिरी सवाल है, शिमला में जो बैठक हो रही है, शरद पवार ने ऐलान किया कि बेंगलुरु में होगा, इसको मतलब नीतीश कुमार को उसका तवज्जो मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भाई मुझे नहीं पता, उनको, भाई जिनको बिहार की जनता अहमियत नहीं दे रही है, तो उनको कोई दूसरा कहाँ देगा? भाई देखिए, सिंपल सी बात है ना, जिनको बिहारी नहीं अपना रहे उनको देश कैसे अपनाएगा? पर राजद वाले तो बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री, भाई उनकी अपनी अपनी विडंबनाएं हैं, अपनी अपनी, भाई अब उनको उनके साथ सरकार चलानी है तो उनको तो बोलना ही पड़ेगा। चिराग जी, आपने कहा कि हाजीपुर का चुनाव आप लड़ेंगे, आपके चाचा भी लड़ने को तैयार है, वो कह रहे हैं वो भी लड़ेंगे, तो क्या चाचा के खिलाफ? अरे प्रभु, हमको क्या लेना देना, हम तो सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं, दूसरा कौन लड़ रहा है नहीं लड़ रहा है। हमने ये बोला कि अपने पिता, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के अधूरे कार्यों को पूरा करना का उत्तरदायित्व हर पुत्र का होता है। भाई हर बेटे का ये उत्तरदायित्व होता है कि अपने पिता के अधूरे कार्यों को पूरा करे। हाजीपुर को उन्होंने अपनी माँ माना था, आज उनके जाने के बाद मैं कैसे छोड़ सकता हूँ भाई हाजीपुर? अब उसके बाद कौन दावेदारी वहाँ से पेश करता है नहीं करता है, वो उनको चिंता करने की जरूरत है, मुझे नहीं। मेरे सिवा कोई नहीं लड़ेगा। चाचा जी गुस्सा भी जा रहे हैं। यूसीसी का मामला करवाया हुआ, विपक्ष एकजुट नहीं है, आपकी क्या राय है? भाई यूसीसी पे अभी आज की तारीख में किसी को अपनी राय देने की जरूरत ही नहीं है। अब किस आधार पर कोई अपनी राय देगा भाई? जब तक वो ड्राफ्ट ही सामने नहीं आया, अभी तक पता ही नहीं है कि लॉ कमीशन क्या ड्राफ्टिंग कर रहा है। देखिए, यूसीसी एक बहुत गंभीर विषय है, और कुछ लोग जो इसमें भ्रमित करते हैं ना भैया कि इसमें सिर्फ एक धर्म के लोगों को ही इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इसमें हर जाति, हर धर्म के लोगों को के जीवन पर इसका असर पड़ेगा, अनुसूचित जनजाति से आने वाले लोगों पर इसका असर पड़ेगा। देखिए, भारत विभिन्नताओं का देश है। आप नॉर्थ से लेकर साउथ चले जाइए, वेस्ट से लेकर ईस्ट चले जाइए, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग परंपराएं, अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग बोली, अलग अलग भाषा, बोलचाल, हर तरीके की विभिन्नताएं आपको देखने को मिलती हैं। और भारत की खूबसूरती यही है कि हर विभिन्नताओं को आगे बढ़ने का अवसर दिया गया है। ऐसे में यूसीसी कैसे लागू होगा, क्या उसकी ड्राफ्टिंग है, कैसे? अगर आप हिंदू धर्म में ही देखें भाई, नॉर्थ से लेकर साउथ तक जाते जाते बहुत तरीके की परंपराएं हैं जो बदल जाती हैं। आप अगर मैरिज लॉ को ही आप देखें, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लॉ को ही अगर आप देखें, ये नॉर्थ से लेकर साउथ तक जाते जाते बहुत चीज़ें इसमें बदलती हैं। तो कैसे उसका समावेश किया जाएगा यूसीसी में? इन तमाम बातों पर पहले वो ड्राफ्ट सामने आना ज़रूरी है, उस पर चर्चा होनी ज़रूरी है। अभी तक तो कोई ड्राफ्ट किसी के सामने आया ही नहीं।
तो कैसे कोई बोल दे भैया कि हम इसका समर्थन करते हैं, या कैसे कोई बोले कि हम इसका विरोध करते हैं? जब तक वो ड्राफ्ट लॉ कमीशन के माध्यम से सामने नहीं आता, जब तक उस पर चर्चा नहीं होती, जब तक इस बात को सुनिश्चित नहीं किया जाता कि उसमें हर धर्म का समावेश किया गया है, हर जाति का, खास तौर पर अनुसूचित जनजाति से आने वाले लोगों का, भैया उनकी एक अलग संस्कृति रही है, अलग परंपरा रही है और जो सदियों से रही है, उसका समावेश कैसे किया गया है, इन तमाम बातों पर जब तक चर्चा नहीं होती, किसी का भी समर्थन या असहमति रखना मुझे नहीं लगता कि जायज़ है। थैंक यू। अरे